बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और गर्मी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ये बात थोड़ी बुरी तो लगी होगी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, खुशी हो या गमी मुस्कुरा कर टाल देनी चाहिए, थोड़ी सी कम लगती है। तो मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। मौसम ने तेवर बदल लिए हैं और खासे बदल लिए हैं। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर शुरू हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी है और बताया यह जा रहा है कि आइंदा दिनों में दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, और डॉक्टर्स ने साथ ही साथ खबरदार किया है कि शहरी गैर ज़रूरी घर से हरगिज़ ना निकलें। बाहर जाना अगर ना गुज़ीरे तो सर ढांप कर रखें। तिब्बी माहिरीन ये भी कहते हैं कि हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक की इब्तदा है और गफलत नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए एहतियात करें, गर्मी से बचें, दूसरों को भी बचाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। तो ये मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट दी है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं और वो ये कि जी आजकल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस तेज़ी से शेयर होती हैं और जो अनोखी वीडियो हमने देखी उसमें ये देखा जी कि खीरे की वजह से बिल्लियों के ऊपर एक गैर मामूली असर होता है। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल शहरबानो, ये वीडियो में सामने आया और बड़ा ही हैरान कर देने वाला ये असर है और सब जुस्तजू में कि क्यों होता है। बिल्ली खीरे को देखे डर जाती है। बिल्ली खीरे को देखे ना, ये वीडियो भी हमारे सामने आई है। ये खीरा किसी साहब ने अपनी बिल्ली के पीछे रखा है जब वो खाना खा रही थी और ये उछल के पीछे गई है। और ये कोई एक नहीं है बिल्ली, ये मुख्तलिफ लोगों ने ये तजुर्बात करके देखा। इसका मतलब है कि मेरे जैसे जो लोग जिनको बिल्ली फोबिया है, वो जब बाहर निकले तो खीरा हाथ में पकड़ कर निकले ताकि बिल्ली उनके करीब ना आए। बिल्कुल, बिल्ली फोबिया लोग भी होते हैं और बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं तो बहुत डरती हूँ। बस ये बस तो आप जैसे लोगों के लिए ट्रिक आपने बताया जो बिल्ली से डरते हैं ये देख लें। लेकिन ये अच्छा, ये भी कहा गया है कि अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पता कि क्यों डरती है, लेकिन जो अंदाजे लगाए गए हैं उसमें यह है कि शायद इसकी थोड़ी शेप सांप से मिलती है तो वो इसको सांप समझते हैं, तो इसलिए फौरन से देखकर डर जाती हैं। नहीं, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि बड़ी अनयूजुअल सी कोई चीज अचानक से बिल्ली के सामने शायद आती हो तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कोई इस तरह की चीज है तो वो डर जाती हैं। तो वैसे हम अपने नाज़रीन को ये कहेंगे कि अगर आपने भी कोई इस तरह का तजुर्बा करके देखना है तो उसकी अगर आप वीडियो बनाएं तो हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करें, या फिर अगर आपको लगता है कि कि क्यों बिल्ली डर रही है खीरे से, तो आप तब भी हमारे फेसबुक पेज पर जाके राय दे सकते हैं। आपकी राय को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासत की, मुल्की हालात की। तो अपोजिशन के दरमियान कशीदगी देखने में आ रही है, बढ़ चुकी है। कानूनी महाज भी काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। नैब तरामीम और अदलिया मुदाखलत समेत अहम केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 16 मई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड में जो केस है उसमें बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला भी सुनाया जाएगा। अभी ये तमाम तरह सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो अदालतों से रिलीफ मिलने का कितना इम्कान है, इसी सिलसिले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान हैं ज़ईम कादरी साहब, वेलकम करते हैं। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू बोथ। क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप ज़ईम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ईम साहब, वैसे ओवरऑल जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इनके ऊपर तो आपका तज्जिया लेंगे, उससे पहले एक और अहम खबर प्रॉपर्टी लीक्स का जो मामला सामने आया। तो सर सवाल मैं ये करना चाह रहा था, इससे पहले पैनामा लीक्स थी, पेंडोरा बॉक्स लीक्स और अभी ये प्रॉपर्टी लीक्स का ये अहम सियासी और गैर सियासी शख्सियात के नाम सामने आए और उनमें से ज़्यादातर के ये बयानात भी सामने आ चुके हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं, FBR में टैक्स शैक्स सब पे है। तो ये क्यों एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह सामने आता है? देखिए ये एक रजीम है, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हंगरी है ना हमारी। हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है। हम लोगों को तो कहते हैं ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, बोले हमारे अपने लोग जो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। मैं इल गॉटन मनी की बात अभी नहीं कर रहा, सही। मैं सिर्फ आपकी पाकिस्तानियत की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये तमाम पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, ये $11 बिलियन तो सिर्फ दुबई के है ना, दे आर एटलीस्ट 16 और 17 safe financial havens in the world, British Virgin Islands and फलाना मुल्क, वो उनका कारोबार है कि वो टैक्स फ्री जोन्स बन गए हुए हैं और वो मनी जो है वो हार्बरिंग गॉटन मनी हार्बरिंग इकोनॉमीज बन चुकी है और उनका कारोबार ये है। उन मुल्कों की सस्टेनेबिलिटी इस वजह से है कि वहाँ ये काम करते हैं, उनको नहीं पूछा जाता। पाकिस्तान को हर बार IMF आके कहता है कि ये
आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है यहाँ से, या इल गॉटन मनी है, या फलाना है, या ये है, और लोगों का कॉन्फिडेंस शटर होता है। वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर है जिसकी उनको तकलीफ है, और हम बेचारे क्या करें कि हमारे फाइनेंसेस जो है वो इतने वीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान के उन लोगों से कि यार ये पाकिस्तान आपका है, लेकिन वो भी क्या करें ना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट से अवेलेबल हैं उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको कारोबार दे सके या उनको अच्छा काम दे सके। यहाँ पे या फिर ज़हीम साहब यहाँ उतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं है इन्वेस्टमेंट के एतबार से, दे ही न सके। आप तो कारोबार करने के लिए कोई इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए, आप उसको उसकी नाक से लकीरें निकलवा देते हैं, तो व्हाई वुड समबडी कम हियर? तो लोगों के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान। अगर आप इसको सेफ इन्वेस्टमेंट बना दें तो, और ये 11 बिलियन नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का कम से कम $300 बिलियन जो है वो पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ। अगर वो सारा पाकिस्तान में आ जाए तो आप देखें आप हर जगह जो है वो कारोबार को चमक जाए। यही वो अकल होती है जहाँ ब्लैक और पैरेलल इकोनॉमी को फाइनेंशियल टूल्स डेवलप करके मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में साइफन किया जाता है। और ये तमाम हम तो कहते हैं ना जी कि ये हम जो है ये ग्रे इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, नहीं, We are an underdeveloped economy. हम लोग तो सर एमनेस्टी डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद उस एमनेस्टी का फायदा उठाते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा ये बता देते हैं कि ये एसेट्स हमारे पास हैं, लेकिन वो भी इकोनॉमी को ऐसा फायदा वैसे भी उसके बाद उन लूप होल्स को भी तो प्लग इन कर रहे हैं, जहाँ चोरी हो रही है, रिश्वत ली जा रही है, डकैती हो रही है, वो तो अब कर नहीं पाते। 10 साल बाद वही क्वांटम 4 गुना ज्यादा हो जाता है इल गॉटन मनी का, और फिर वो लोग उसको बाहर भेज देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये इसके साथ जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि अपने इदारे अपने ही अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें तो हालात बेहतर होंगे। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो अगर हम एयरलाइन की बात करें, इसके अलावा भी बहुत से हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। ये कितना खतरनाक है? मैं तो प्राइवेटाइजेशन के हक में हूँ। अच्छा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, बिल्कुल सही। उनका काम होता है चीजों को मॉनिटर करना, पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीकेट करना, जिनसे आम आदमी के फवायद हैं। लेकिन और अगर हुकूमतें इसको ना चला रही होती, आपका घर ना चले तो आप घर के सामान को एक एक करके ये घर में यू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। घर के सामान की और हुकूमत के काम करने के तरीकाकार में दो मुख्तलिफ चीजें मिलती। जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट ओन्ड एंटिटीज का, स्टेट के लोग जो है उनको क्या इंटरेस्ट होगा उसको चला के प्रॉफिटेबल बनाने का, वुड नॉट बी गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। बट इफ एन इन्वेस्टर्स कम इन एंड ही इज रनिंग द शो, वो उसको फिर अपने कारोबारी लिहाज से चलाएगा। आप देखें ना, पीआई है, मैंने उस दिन भी अर्ज की थी कि 900 के करीब जो है वो एम्प्लॉइज है पर एयरक्राफ्ट, वेयरएज दी जो उनकी बैलेंस शीट है और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 450 के करीब एम्प्लॉइज में बनती है। तो यू आर हैविंग ऑलमोस्ट डबल व्हाट यू वर सपोज्ड टू हैव। ये तो मसाइल हैं, अपने इंतजामिया के मसाइल हैं, इनको बेहतर होना चाहिए। तो वो तो करेगा ना जो आएगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट कमाना है। हुकूमत वाले लोगों को अपने अजीजों को, अब जरदारी साहब एडजस्ट करना होता है। जरदारी साहब ने अकेले पीपल्स पार्टी ने उड़ा के रख दिया है पीआईए को। अच्छा, इतनी उन्होंने भर्तियां की हैं पीआईए में, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट जब आते हैं वो 2000 बंदा भर्ती कर दिया, 3000 बंदा भर्ती कर दिया, तो उनको निकालेगा कौन? काम कोई नहीं उसका। तो अब वो टॉप हैवी हो गई है ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स नॉट अ वायबल प्रोपोजिशन एनीमोर। ज़हीम साहब, अब ये जो अहम केसेस, अदलिया मुदाखलत केस और फिर जो दूसरा केस है नैब तरमीम, अब नैब तरमीम से मुतल्लिक तो बानी पीटीआई को पेश करने का ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर दिया गया है, उस हवाले से भी तज्ज़िया लेंगे। लेकिन सर उससे पहले जो अदलिया मुदाखलत केस में एक डेवलपमेंट हुई और वो बाबर सत्तार को कल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये पैगाम दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि वर्बली उन्होंने पैगाम दिया कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, क्योंकि एजेंसियों को भी आपने इन्वॉल्व किया कि वो खत लिखती हैं मुदाखलत के लिए, तो ये मैटर जो है आप इन कैमरा इसकी ब्रीफिंग कर लें। अब एतराज़ ये किया जा रहा है कि बाबर सत्तार साहब ने खत लिख दिया फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को कि जो है वो मना किया जा रहा है। बाबर सत्तार साहब जो है ना बड़े काबिल आदमी है, लेकिन यहाँ पे हर शख्स को एक तो लीडरी चढ़ गई है। जजेस डोंट स्पीक लाइक दैट, दे जस्ट स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। वो एक फैसला देते हैं, सही, तो अगर वो इन कैमरा भी देते हैं और वो फैसला सही होता और वो उसको लोग पढ़ते हैं और वो सही फैसला होता तो लोग उससे खुश होते हैं ना। उन्होंने अपनी कर दी, प्रमोशन शुरू कर दी, मीडिया हाइप हो गई, गुफ्तगू शुरू हो गई, वो कुछ उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसको उन्होंने कन्फ्रंट करने की शायद कोशिश की है। हमारे यहाँ हर शख्स तो जो है वो लीडर बनना चाहिए। लेकिन ज़हीम साहब एक प्रेसिडेंट है ना, इससे पहले जो 6 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस को, उसके बारे में वो कहते ही हैं कि पहले बड़ी दफ़ा ये चीज़ नोटिफाई की गई, उनके लाई गई नोटिस में, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, इसलिए खत लिखा गया। मुझे आप ये बात बताएं ना, मिसिंग पर्सन्स का मामला हो या दीगर कई मामला,
ऑब्वियसली कहीं क्रॉस करता होगा, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी लिमिट्स को। जी जी। लेकिन अगर आप देखें कि जो इस तरह के मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सही। वो चीज़ें अनर्थ हो जाती हैं और वो कन्वे नहीं की जा सकती इन लेटरिन स्पिरिट के वो कार्रवाई किस तरह की जा रही है। सही। तो स्टेट ओन्ड इदारे हैं ना, एक अदलिया एक इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट है, मुकन्ना है, इन तीनों को आपस में मिलकर इस तरह तक चलना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल जो केओस है उससे बचा जा सके और नेशनल सिक्योरिटी को जो कामयाब बनाया जा सके और उसको इम्प्लीकेट किया जा सके। और पूरी दुनिया में ये होता है यार। तो गॉड से हमको इस्मान से नहीं उतर हुए कि हम ही सबसे बड़े जमहूरी, तो ये तो जमहूरियत जो है ना उसके कई रंग निकाल लिए गए हैं और उसको हर चीज में इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जाती है। फंडामेंटल राइट्स, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप रास्ता बंद करके किसी का रास्ता बंद कर दें। लेकिन ज़हीम साहब ये भी एक नॉर्म है कि अटॉर्नी जनरल अगर कोई पैगाम देना है, बेशक वो हसास इदारों की जानिब से है, तो वो वर्बली दे सकते हैं, या जब ये हेयरिंग हो रही थी तो वो अदालत में मौजूद जज साहब को एड्रेस करते हैं। पैगाम दे ही दिया है तो मौजूद जज साहब कहते ठीक है आपने पैगाम दे दिया, मैं इस पर अपना फैसला दूंगा। सही। आप और लिख देते हैं दूसरे दिन के नोट में नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो ओपन सुनूंगा इसको, या मैं ठीक है आई नो इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई वुड abstain from bringing in people and hearing out the whole प्रोसेस, और मैं इन कैमरा करूंगा, दोनों में से कोई एक डिसीजन दे देते। पर इसको खत लिख के उजागर करके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं यार? आप इलेक्शन लड़ना है आपने कल को, आप किसको, आप व्हाई आर यू प्लेइंग विद द गैलरी? अभी ज़हीम साहब जुडिशरी में आपको लग रही कोई डिवीजन है इस टाइप के? देखिए कुछ जजेस ऑफेंड नजर आ रहे हैं। नहीं, जजेस ऑफेंड देखिए मैं कुछ कड़वी बात कर दूं तो वो फिर नुकसानदेह होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हर चीज़ है कि देखिए मीठी बात कर दें। आपको अब जब आपके अपने कबर्ड्स में कफन्स नहीं होंगे ना तो आपके एटीट्यूड मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, कि आपके कबर्ड्स में कफन्स भी हों, आपके कबर्ड्स में कफन्स भी हों और आप अपनी मर्जी भी करें। फिर आपको वही करना पड़ेगा कि जिसको पता है कि आपकी कबर्ड में कॉफिन है तो फिर आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ज़हीम साहब अगर लोग सुन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। नैब तरामीम केस अगर कलअदम हो जाता है तो इसके कोई मुल्की सियासत पर कोई असरात पड़ेंगे? देखिए बीबी, नैब की जो कवानीन है मैं तो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, और उस नैब के उन कवानीन की वजह से जिस तरह उनको बनाया गया है वो मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंट करते हैं उसको, और उसके साथ सही नहीं चलते। अब देखें ना 90 दिन बगैर किसी बेल के, बगैर किसी गुफ्तगू के आप किसी को अंदर कर दें। भैया आप पहले सबूत लाएं, इन्वेस्टिगेट करें, बगैर इन्वेस्टिगेट किया पकड़ के आप किसी को 90 दिन के लिए अंदर कर देते हैं। और यहाँ तक कि रिटेलर्स को जा जाके उन्होंने उठाया। नैब ने जितनी तबाही इस मुल्क की मचाई है ना पिछले 5, 7, 10 वर्ष में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बनाई गई। इसको फिल फौर बंद कर देना चाहिए, और दीगर वो तमाम महकमे, एंटी करप्शन है, बाकी दीगर महकमे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। नैब के दायरे को यह तो बदनाम किया गया है, जैसे पॉलिटिशियंस की हुकूमत आती है वो नैब को सराहना शुरू कर देते हैं जो अपोजिशन में होता है। पॉलिटिशियंस का ही कसूर है जी, जब वो आते हैं तो कवानीन खत्म नहीं करते बल्कि उनसे अपने मुखालिफिन को दबाना शुरू कर देते हैं। और जब वो उस कानून से उनका रगड़ा निकल रहा होता है तो वो चीखे मार रहे होते हैं कि ये नैब कवानीन ही गलत है, ये बंद करें। हाँ, ये तो इन्होंने किया ना। ये क्यों नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने खत्म किया? और लोग इमरान खान साहब को भी कह रहे थे कि मत करें, अब वो भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये मेरे ख्याल में टूल है, नथिंग बट ये एक हुकूमत खाने के सिवा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। ज़हीम साहब, नैब को इस्तेमाल करने की बातें होती हैं जब भी कोई हुकूमत में आता है, अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि रगड़ा दिया जाता है, तो वो कहते हैं जी ये जो है ना ये अपने मफादात के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वो गैर जानिबदार इदारा नहीं है? किस तरह हो सकता है? किस तरह हो सकता है? कैबिन आपने लगाना है, पैसे आपने देने हैं, निजाम आपने चलाना है, फिर वो इंसाफ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता, इंसाफ है ही नहीं, ये तरीकाकारी नहीं है। तो अदलिया के बारे में भी यही बातें होती हैं। भी वो तो इसलिए करते हैं ना कि हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन हो गई ना बहुत ज्यादा, जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो बाहर निकल के कहेगा कि जी ये फैसला गलत है। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों शटर हुआ? कहीं कुछ गलत हुआ ना इस मुल्क में, कहीं पे गलतियां हुई ना, तो वो फिर जब गलतियां हुई और प्रूव हो गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई जी, वो तहसीब सिंचाई साहब कह रहे हैं मैंने गलत दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुझे याद आया कि तो फिर क्या होगा, लोग जिसको भी फांसी होगी वो कहेगा जी गलती थी। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए, उनकी तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किए जाए। ये भी पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा ये भी अभी टू मच है
वहाँ इधर हम उधर तुम के नारे लगाने वाले। और मैं तो वाज़े तौर पे कहता हूँ ठीक है, उनका जाना गलत था, तरीकाकार गलत था, जो कुछ हुआ वो जुल्म था और ऑब्वियसली बड़ा कुछ गलत हुआ उस केस में। सारी दुनिया को पता है कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन जो सानिया मशरकी पाकिस्तान था और उसके बाद जो एटीट्यूड था, आप याद करें ना, यही गाली गलोच पकड़ के किलों में बंद कर दिया कौमी इत्तेहाद की क़यादत को। उसके बाद जो कुछ जितना जुल्म और बर्बरियत की गई वो तारीख में नहीं मिलती। तो वो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर तो नहीं कह सकते ना। जिस तरह कत्लो गारत हुई लाहौर की सड़कों पे, उस तहरीक में कौमी इत्तेहाद की मूवमेंट में हजारों लोग मरे, जिनका आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, दूसरे दिन खबर आती थी नहीं आती थी, अगर किसी ने 2 जुमले नहीं लिखे तो वो डाइल्यूट हो जाती थी। तो 3 अखबार थे पाकिस्तान में। तो मतलब फिर एक मुतफिका आइन तो देगा ना वो मुल्क और कौम को, जिसके तहत जैसी भी है जमहूरियत चल तो रही है। नहीं, मुतफिका आइन सिर्फ उन्होंने नहीं दिया, उसमें कौमी इत्तेहाद के सर उससे पहले वाले वो एब्रोगेट भी तो हो जाते रहे ना। नहीं, वो जो 1973 का आइन था वो सिर्फ उनकी अकेले की काविश नहीं थी। उसमें 60% काविश जो थी वो उस वक्त के सियासी ज़ोमा की थी, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद के वालिद मौदूदी साहब, वली खान साहब, सरदार शौकत हयात साहब मुस्लिम लीग से, अपना अचकजई साहब के वालिद, ये तमाम लोग थे जिन्होंने मिलकर वो आइन बनाया था बड़ी क्रेजी के साथ। और देखें, हो ही नहीं सकता कि कोई कानून बने और वक्त के साथ उसमें बेहतरी की कोशिश ना की जाए और गुंजाइश ना हो। जी जी जी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने उसको करने के लिए अभी तक 22-23 अमेंडमेंट्स किए, जी जी जी, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा की जरूरत है, क्यों ना की जाए। अब देखे ना, उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि इस मुल्क में सोलर सिस्टम आएगा, इधर बिजली की गाड़ियां चलेंगी, बिजली की मोटरसाइकिलें चलेंगी, इधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, लाइव कवरेज होगी, हर चीज 1 सेकंड में लोगों के सामने। सर मेरे ख्याल से अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और अमेंडमेंट जरूरत है वक्त की। ये सभी को पता होता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई एक सियासी जमात नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो कानून साजी नहीं कर पाती। देखिए बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी से आती, क्योंकि आपने पोलराइजेशन बहुत कर दी ना। सियासत हो रही है इस मुल्क में, सियासत सिर्फ हो रही है कि वो आपको गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके बच्चों बीवियों पर इल्जामात लग रहे हैं, गंदी गुफ्तगू उनके बारे में उनके बेडरूम्स की हो रही है। तो ये सियासत तो नहीं है, ये सियासत है। वो एक सिंपल फिनोमेना होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ तनकीद नहीं, तजवीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, तनकीद नहीं तजवीज़। बहुत खूबसूरत बात की आपने। इस बात पे कन्विंस हो जाएंगी, ये मुल्क 10 दिन में पॉलिटिकली बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन के साथ पटरी पे चलता है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीम कादिर साहब, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एजुकेशन की। तो सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं। महकमा तालीम की जानिब से तमाम तर इक़दाम के बावजूद कराची समेत सिंध भर में बूटी माफिया सरगर्म है। जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, पर्चे वक्त से पहले आउट हो रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। तलबा व्हाट्सएप के ज़रिए पेपर हल करते नज़र आ रहे हैं और फिर इंतज़ामिया की जानिब से नकल रोकने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर इस पर कहीं अमल होता नज़र नहीं आ रहा। सिंध और कराची में नकल को क्यों नहीं रोका जा सका, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से एजुकेशन रिपोर्टर हैं राउफ नान। अफनान, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं, दफ़ा 144 के बावजूद बूटी माफिया सरगर्म नज़र आ रहा है, इंतज़ामिया कहाँ पर है? जी बिल्कुल, सानवी तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात गुज़श्ता 8 रोज़ से जारी है और आज 8वां रोज़ है। आज बायोलॉजी का पर्चा जो है वो इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा कबल जो है वो व्हाट्सएप पर दस्तयाब था। जब मैं आपको लाइव अपडेट देने के लिए यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर एक बच्ची के वालिद मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया क्या कर रही है, व्हाट्सएप पर पर्चा दस्तयाब है। मतलब अगर ये देखा जाए कि आम जो तलबा हैं, ये कोई नकल माफिया के नेक्सस के स्टूडेंट नहीं है, जो आम स्टूडेंट भी हैं उन तक भी पेपर की रसाई जो है वो इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा कबल हो जाती है। मजमूई तौर पर 3,68,000 से ज़ायद तलबा जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर मैट्रिक बोर्ड के जो शिकायती सेल के अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो 0.1% बच्चों को जो है वो अब तक नकल करते हुए पकड़ा गया या उनसे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो डिप्टी कमिश्नर मलीर और उसके साथ साथ मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया के साथ हमने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया है और उससे ये ज़ाहिर होता है
कि नकल माफिया जो है वो खुलेआम सरगर्म है। और डिप्टी कमिश्नर मलिर ने कल जो है इस बात की निशानदेही की कि ऐसा लगता है कि निजी स्कूल मालकान की मिली भगत से पूरा ये जो है ये नकल का निज़ाम चल रहा है। कराची के अंदर 250 ऐसे निजी स्कूलों को इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया जो मुख्तलिफ छोटे इलाकों के अंदर है, तंग गलियों के अंदर वो स्कूल कायम है, जहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, वहाँ ज़रूरत से ज़ायद बच्चों के इम्तिहानी सेंटर डाल दिया गया। बच्चे जो है वो छतों पर बैठ के, ज़मीन पर बैठ कर पर्चे दे रहे हैं, फर्नीचर की किल्लत है। ये तमाम रिपोर्ट जो है वो मीडिया करता रहा है और मीडिया के जो है वो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर रिपोर्ट करने पर भी पाबंदी आयद की गई। तो सानवी तालीमी बोर्ड जो है वो अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहा, अपनी गलतियां दुरुस्त नहीं कर रहा, बल्कि मीडिया को जो है वो रिपोर्ट करने पर पाबंदी कर दी कि इम्तिहानी मरकज़ से जो है वो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता। और अफनान ये बताइएगा कि कब से ये सिचुएशन है, इसी तरह से कब से ये मामला जारी है कि मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है लेकिन हर बार पेपर आउट हो जाता है और कोई एक्शन नहीं होता? बिल्कुल, आज जो है वो आज 8वां पेपर है और बायोलॉजी साइंस का पेपर जो है वो इस वक्त 10वीं जमात का पेपर लिया जा रहा है। अगर हम गुज़श्ता 7 रिपोर्ट से जो है 7 रोज़ से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे पर्चा आउट हो रहा है। वैसे मैट्रिक बोर्ड की जो सूरत हाल है, हर साल इसी तरह की कंडीशन होती है। लेकिन अच्छा, ये पहली दफ़ा तो नहीं है, हम एक अरसे से देख रहे हैं कि इसी तरह से पेपर जो हैं वक्त से पहले ही लोगों तक पहुंच जाते हैं, लीक हो जाते हैं, और अगर लीक नहीं हुए तो खुद से वो जो इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं वो नकल करवा रहे होते हैं। तो सिंध में इतनी ख़राब सूरत हाल क्यों है? पंजाब में तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। देखिए, इसके अंदर सूरत हाल मजमूई तौर पर जो है ना ऐसा लगता है कि कोई संजीदा ही नहीं है। महकमा स्कूल जो तालीम है उसके मातहत कराची के तमाम स्कूल हैं और जो सानवी तालीमी बोर्ड है जिसका काम होता है इम्तिहान का इनेकाद, वो महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के मातहत है। तो 2 अलग अलग वजारतों के मातहत जो है ये पूरा निज़ाम चल रहा है। स्कूल का वजीर कोई और है, इम्तिहानात जो कंडक्ट करने वाले बोर्ड हैं उनका वजीर कोई और है। तो लगता है कि दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है। बच्चे जब जहाँ इम्तिहान देने जाते हैं उन सरकारी स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं होता, वो जिम्मेदारी वजीर तालीम की है। इम्तिहानात का साफ और शफाफ जो है वो इनेकाद जो है वो वजीर बोर्ड की जिम्मेदारी है, सानवी तालीमी बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो कम्युनिकेशन गैप है, नकल भी हो रही है और इंतजामिया की गफलत है। इम्तिहानात का साफ और शफाफ तरीके से इनेकाद करना यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका रौफनान, आपने इस वक्त जो इम्तिहानात से मुतल्लिक अपडेट है सिंध भर में मुतल्लिक आपने आगाह किया। तो शहर बानो ये हो रहा है जी, पर्चे लीक हो रहा है। ये हम अपनी दफ़ा पता है जब हम बच्चे तो हम कहते थे कभी ऐसा हो कि नकल वाला सिलसिला आम हो जाए, जबकि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वरना आज हम यहाँ पे ना होते। बिल्कुल सही है जी। तो ये हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सारी नाकारा और बेकार कर रहे हैं, नकलें करवा के पास करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे कि ना उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो खुददारा अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब फलों की। तो फलों की जब बात हो तो फलों का बादशाह कैसे पीछे रह सकता है? आम, क्योंकि आम का सीज़न जो है वो बाकायदा तौर पर आ चुका है। तमाम मौसमी फल हम देख रहे हैं मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक फलों का बादशाह जो है वो गायब नज़र आ रहा है। अमूमी तौर पर हम ये देखते थे कि हर साल मई में या मिड ऑफ मई में आम जो है उनकी एंट्री हो जाती थी, लेकिन अभी तक आमों की एंट्री नहीं हो सकी। तो इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ हैं वहीद अहमद साहब, उनसे बात करें। जी बिल्कुल वहीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि बाकी तमाम मौसमी फल तो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन आम जिसका गर्मियों में शिद्दत से इंतजार किया जाता है वो भी तक मार्केट में मौजूद नहीं है। तो ये डिले किस वजह से इस बार? जो इस साल जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्लाइन हुई है। उसकी मेन रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सर्दियां देर तक रही और गर्मी जो देर को शुरू हुई उससे इम्पैक्ट आया। उसके अलावा डिजीज़ भी आए जो अभी तक जो किसानों को उसका जो हल नहीं मिला। अगर मैं बात करूं टोटल पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है आम की 18 लाख टन है और उसमें से 29% शेयर जो है सिंध का है और 70% शेयर पंजाब का है और 1% खैबर पख्तूनख्वा का। मगर जो सीजन स्टार्ट होता है वो सिंध से होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी 20 से 25% कम है और जो पंजाब की है वो 40 से 50% कम है। तो टोटल प्रोडक्शन भी बहुत कम है। मेन रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज सिर्फ इस साल नहीं हो रहा, ये 3-4 सालों से सिर्फ आम की नहीं, इसके अलावा दूसरी क्रॉप पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। और आम जो है ना अंदर से मैच्योर नहीं हुआ और उसकी जो गुठली है वो भी सही तरीके से नहीं बनी है। तो इसकी वजह से आप मार्केट में जो है आम इस तरीके से अराइवल नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो एक्सपोर्ट है 20 तारीख मई को स्टार्ट भी होगी, तो आप 20 के बाद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आम का फ्लो बढ़ेगा।
और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको किंग ऑफ फ्रूट के एंजॉय करेंगे और हम जो है इसको एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे, इसलिए कि हम जो देख रहे हैं अपनी पूरी फोरकास्ट बना रहे हैं। इंशाल्लाह 16 तारीख को प्रेस रिलीज भी इशू करेंगे कि हमारा इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट कितना होगा और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और फॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ। और अभी जो मार्केट के अंदर आम आप इंशाल्लाह ताला अगले हफ्तों में आना शुरू हो जाएगा और इम्पैक्ट तो आया। देखें, अगर टोटल प्रोडक्शन हमारी 18 लाख है तो वो 13 से 14 लाख पे आ गई है। तो अभी तो सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ, पंजाब का एंड ऑफ जून होता है, तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट, अगर हेल स्टॉर्म या मौसम खराब होता है तो और भी फसल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसकी वजह से जो है इस साल हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया आम का, वो पाकिस्तान में भी आया। तो देखते हैं, हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत सिंध से और पंजाब से कि इसका जो सलूशन निकाल के दें, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो रहा है मौसम से, तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक आम के डिजीज के और जो इंसेक्ट है उसका भी पैटर्न चेंज हो रहा है। तो रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन दे किसान को कि वो इस चीज के ऊपर काम करके अपनी फसल को बचाए, क्योंकि मौसम जो है आगे 20 से 25 दिन आगे हो गया है। तो सिर्फ आम की क्रॉप पे नहीं हुआ और दूसरी फसलों पे भी इम्पैक्ट आया है। और अभी आप देखें सिंध में शदीद गर्मी है, तो पिछले महीने क्या मौसम था और अभी आप देखें क्या मौसम हो गया। तो एकदम से ठंड से एकदम से इतनी शदीद गर्मी होना भी आम के ऊपर जो है एक नुकसानदेह इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सीज़न है सितंबर तक रहेगा, पर देखते हैं बीच में किस तरीके से ये आम का सीज़न जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके यहाँ किसान और कम से कम 3.5 लाख लोगों का रोजगार लगा हुआ है, जिसके अंदर कम से कम ये जो पूरी इंडस्ट्री में बात करूँ आम की 100 अरब की है, जिसके अंदर मैं वैल्यू एडिड की भी बात करूँ, फ्रेश की भी, एक्सपोर्ट की भी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला सीज़न बेहतर होगा। और जो एक्सपोर्ट भी जो हमारे तरीके 3 तरीके से होती है, बाय एयर होती है, बाय सी होती है और बाय रोड होती है। तो लेट्स सी के 16 तारीख को क्या हम टारगेट फिक्स करते हैं। तो उम्मीद है कि मैं इस तरह का जो अभी जो हालात चल रहे हैं और इसके अंदर अगर हमें रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आने वाले जो सीज़न है जो अगले सालों में आएगा वो इससे बुरा भी हो सकता है। जी सही, बिल्कुल फरमाया आपने कि मौसम की वजह से या मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस बार ये अनयूजुअल ट्रेंड हमें देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, आपने अपना वक्त दिया और सुनो पाकिस्तान को खुसूसी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे तवज्जो से हमारे नाज़रीन को भी दी कि इसका असर ना सिर्फ आम पे बल्कि जो दीगर फसलें हैं और जो दूसरे फल हैं उस पर भी आएगा। और ये कहा कि जा रहा है कि एकदम से जो मौसम चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज, यानी एकदम से गर्मी आई है और सर्दी भी आप देख रहे हैं कि बारिश होती है तो ठंड शुरू होती है और उसके बाद फ़ौरन से अगले दिन ही आपको ऐसे महसूस होता है कि सारी लू जो है वो यहीं पे पड़ रही है। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है फल और फसलें जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो फल जो है जिसमें आम खास तौर पर से मुतासर हुए हैं। और तो शर्मानो हमारी चूंकि हैवी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो हमारे किसानों को तो चाहिए इन्हें की तरबियत दें ये लोग जो भी जिम्मेदार हैं इनके, कि अब जदीद तरीके किस तरह से अपनाने हैं, बिल्कुल बदलते मौसम के साथ सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है। माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ आपको खुद को भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि किस तरह से अब हम अपनी फसलों को महफूज रख सकते हैं। खैर पहली दफ़ा थी, हो सकता है अगली दफ़ा इसका कोई लेकर आएँ तजुर्बा कि आप किस तरह बेहतर करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है नक्श काजी, और कोशिश करते हैं हम कि जब वो आती हैं तो कोई डिफरेंट सी रिसर्च आपके सामने लेके आए। तो आज हम नक्श से पूछेंगे। वेलकम करते हैं आपको नक्श, क्या लेके आई आज आप? आज हम बात करेंगे ख्वाबों पे। बिल्कुल, ख्वाबों ये तो पे मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा फेवरेट टॉपिक। ओके, अच्छा, मज़े की बात है कि रिसर्च कहती है कि ख्वाब सबको आते हैं। बिल्कुल ऐसे सबको आते हैं, लेकिन 95 से 99% ख्वाब आपको भूल जाते हैं जब आप जागते हैं तो, ठीक है। और ख्वाब आपको स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज जो है वो रेम स्लीप कहलाती है। REM। सबको ख्वाब आते हैं, जानवरों को भी आते हैं? जानवरों को भी आते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, जानवरों को भी आते हैं और बच्चों को ख्वाब आते हैं। और फिर ख्वाबों में नाइटमेयर्स भी होते हैं, अभी उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि रेम जो होती है ना, रेम स्लीप की 4th स्टेज है REM, रेम, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट। आपने अगर देखा हो किसी को सोते हुए तो उनके आई बॉल्स यूँ मूव कर रहे होते हैं, देखा है कभी किसी को? आंखें बंद होती हैं ज़्यादा? नहीं, आप अपने आप को नहीं, किसी को देखा हो कोई सोया और बेचैन लग रहा हो, यूं 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 बच्चों को देखा है हो रहा हो, वो उस टाइम पे वो स्टेज है, आपको ख्वाब आते ही उस स्टेज में। तब डरावना ख्वाब देख रहे होते हैं
वो कोई ख्वाब देख रहे होते हैं। ड्रोना है तो ये तो बाद में पता लगता है कि जब वो स्टेट ऑफ उसमें आ जाते हैं तो आपको देख के अंदाजा होता है कि अच्छा परेशान है तो इसको ये ख्वाब है या क्या। लेकिन उस स्टेज पे आते हैं, यानी आप जब गहरी स्लीप में आ जाते हैं और रेम वाला स्टेज पे आ जाते हैं तब आते हैं ख्वाब। ख्वाब जो है सबको आते हैं, सो मच सो कि एक मज़े की फैक्ट आपको बताऊँ तो ब्लाइंड भी ख्वाब देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्लाइंड भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन वहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं। वो ये हैं कि ब्लाइंड जो है अगर बाय बर्थ हैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, तो वो ख्वाब देखेंगे अपनी दूसरी सेंसेस से, टच से, टेस्ट से और दूसरी सेंसेस से। और अगर आपने कहीं किसी स्टेज पे अपनी आई साइट खोई है तो वो ख्वाब देखेंगे, अपने पुराने भी देख सकते हैं, किसी मेमोरी में से भी देख सकते हैं। ख्वाब बेसिकली ना आपकी थॉट्स और आपकी मेमोरीज में से मिलके, आपके एक्सपीरियंस में से मिलके आपको एक एक्सपीरियंस रात को होता है। और इसका ताल्लुक ना आपकी आंखों से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से। ब्रेन से। अच्छा, अब रिलीजन में तो ख्वाब की एक इंटरप्रिटेशन है, बिल्कुल, और वो ये है कि जो भी ख्वाब हैं वो आपको प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं, कुछ आपके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। साइंस क्या कहती है? अच्छा, साइंस में मज़ेदार बात है कि जहाँ इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है ना, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि पर्पस इज स्टिल नॉट नोन, कि आपको ख्वाब का मकसद क्या है, मकसद नहीं पता साइंस, उनको नहीं पता। लेकिन इस्लाम में जो है ना मकसद की बात आपको पता है, ताबीर और ख्वाब बरहक है। और ख्वाब की 3 टाइप्स प्रेडिक्शन भी तो होती है ख्वाब। जी, प्रेडिक्शंस। और ख्वाब का क्या, वही बात पे आ जाती हूँ कि ख्वाब जो है इस्लाम की रूह से जब आप बात करें तो इब्न सीरीन की एक किताब है, किताबुल रुया, उसमें वो कहते हैं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक होता है रहमान की तरफ से, एक होता है शैतान की तरफ से, और एक होता है नफ्स की तरफ से। अब जो रहमान की तरफ से वो रिवील करता है आपको, वो आपको आपके फ्यूचर की जो है प्रेडिक्शंस भी देता है। और वो जो है जैसे हमारे अंबिया को, हमारे जो नेक परहेजगार लोग थे उनको ख्वाब आया करते थे। बिल्कुल, हज़रत यूसुफ को हजूर पाक का कहा जाता है कि जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी तो उससे पहले उनको उसी तरह ख्वाब आया करते थे। ठीक है, तो उसमें एक रहमान की तरफ से हो गया, वही ख्वाब जो है एक अच्छा और वो ख्वाब है जो बयान किसी उलमा से करें और उसकी ताबीर पूछें। दूसरे जो नाइटमेयर्स हैं वो शैतान की तरफ से, वो आपकी कहीं वीक, आपकी कोई चीज़ वीक है, कोई वीक पॉइंट है, या आप किसी चीज़ से डरते हैं या परेशान होते हैं या वसवसे आपके जहनों में, दिलों में डालने के लिए नाइटमेयर्स आते हैं। ठीक है, और जो आपकी तीसरी वाली टाइप है वो आपकी एंग्जाइटी, नफ्स वाली, वो आपने कुछ गलत किया हो, गिल्ट में हैं आप, ठीक है, आप जो है परेशान हैं, एंग्जाइटी का, सुबह मेरा पेपर है, मैं परेशान हूँ, पेपर क्या, ख्वाब भी मुझे ऐसे ही आएगा, फेल हो गई, अच्छा पता नहीं क्या होगा, वो उस तरह से बन जाते हैं ख्वाब, आपकी डेली रूटीन से बन जाते हैं ख्वाब। और आपको पता है मज़े की बात यह है कि 12% लोग, हर कोई कलर्ड ख्वाब नहीं देखता, 12% लोग जो है ना ब्लैक एंड वाइट में ख्वाब देखते हैं। 12%, ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च है। अच्छा, नाइटमेयर्स की बात करें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। और बच्चों को नाइटमेयर्स कैसे आते हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड या मॉन्स्टर्स जो कार्टून्स वो देखते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और अच्छा, ख़वातीन को नाइटमेयर्स ज़्यादा आते हैं, ख़वातीन को बंदों की निस्बत ज़्यादा आते हैं, हाँ। तो क्योंकि फिर मैं समझती हूँ कि इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक फिर आपकी ना स्टेट ऑफ माइंड से है। क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आप बेचैन रहेंगे तो ख्वाब भी ऐसे ही आएंगे। अब इसका हल क्या है? जैसे अक्सर हम किसी बात के बारे में बहुत तसव्वुर कर रहे होते हैं और वही चीज़ हमारे ख्वाब में आ जाती है। अक्सर बिल्कुल माइंड गेम है ना। जब हम पूरा दिन एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो ख्वाब में भी वैसे ही, लेकिन हम इनका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सच्चा ख्वाब है या नहीं। ये कैसे नहीं, हम इस तरह नहीं कह सकते कि सच्चा ख्वाब है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिर वही लोग बताएंगे जो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं, और बहुत कम लोगों को पता होती है। ये भी कहा जाता है कि अगर ख्वाब आपको बुरा आए तो बयान ना करें, मत शेयर करें। अच्छा हो, हाँ, अच्छा हो तो आप किसी ऐसे बंदे से शेयर करें जिसको ताबीर मालूम है, ठीक है। और उसके बारे में भी जो ताबीर बताएगा उसको भी ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा देखें तो बता दें, बुरा देखें तो चुप रहना बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप देने का भी हुक्म दिया, बिल्कुल, क्योंकि जब आप बुरा बताते हैं ना तो उससे क्या होता है, आप नेगेटिव थॉट्स को और ज़्यादा, यानी कि आपने अगर खुदा ना खास्ता किसी को देखा है ऐसे, मतलब वफात हो गई है या कोई ऐसी बात, तो उस बंदे की माइंड में वही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने रिसर्च शेयर की, और नेक्स्ट सेगमेंट में इंतजार करेंगे कि आप कोई और दिलचस्प टॉपिक लेकर आएँ। नाज़रीन, अब एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, और इसका मुशाहिदा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में हर एक ने किया है। तो शेर बानो, आपने भी I'm sure किया होगा। हम अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते हैं, बात करें आप, कई बार हम ही उन लोगों में होते हैं कि जिनका खाने के बावजूद पेट भर चुका होता है, आंखें नहीं भर रही होती। अक्सर आपने ये देखा ना, कहा तुम्हारी आंखें नहीं भरती, तुम पंजाबी में कहते तुम बार नदी दे हो, मतलब चीज तुम्हारे सामने, पेट तुम्हारा फुल हो गया, खाई नहीं जा रही लेकिन प्लेट भर ली है।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है, खाना बहुत मज़े का बना हो तब भी ऐसा होता है। और मैंने ये देखा है कि कुछ लोग खुशी में बहुत ज़्यादा खाते हैं और सही कुछ बात लोग है। जब स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेस होके बहुत खाते होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं तो वो ज़रूर खाते हैं। तो ये बीमारी है या फिर बीमारी की लामत है, इसको कहते हैं जी हेडोनिक अटैक। तो अब इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर मोइना बेग। वेलकम करते हैं आपको। मोइना, कैसी हैं आप? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर गुड। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये हेडोनिक है क्या चीज़? हेडोनिक ईटिंग इसे बोलते हैं और ये हेडोनिक हंगर। हंगर, और ये एक डिजीज है या ये फिर कोई कंडीशन है? नहीं, क्या है? आप कंडीशन कह लें कि एक तो है ना जो हमें नॉर्मली भूख लगती है, जैसे होम्योस्टैटिक हंगर कहते हैं कि एनर्जी लो हुई है, कैलोरीज कंज्यूम हो गए हैं तो हमें भूख लग रही है। सही। हेडोनिक हंगर का मतलब ये है कि आप सिर्फ प्लेयर ईटिंग करते हैं, यानी आप बस भूख नहीं है लेकिन आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो खाना खाने से आपके बड़ा मजा सर्टेन आता है। हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे डोपामीन है और वो प्लेयर या रिवॉर्ड हार्मोन होता है। ओके। तो इसलिए जैसे आपने बात की कि अब स्ट्रेस में अक्सर लोग खाते हैं या खुशी में खा रहे हैं, या वैसे ही जब आप जिस तरह खाने के बाद मीठा खाना एक यूजुअल हैबिट बन गई है, सही। क्योंकि वो हम जब चेंज ऑफ फ्लेवर कर रहे हैं तो हमें मज़ा भी आ रहा है। हाँ जी। फिर वो जिसमें सॉल्ट, शुगर या फैट ज़्यादा हो, वो फूड्स में ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो हमारा प्लेयर इफेक्ट जो है वो उसको लेके चले। इसलिए ये इसको हम हेडोनिक इसलिए कहते हैं कि इसका ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि फॉर प्लेयर, यानी हम बस वैसे ही खा रहे हैं, हमें भूख नहीं लगी। तो ये- कुछ लोग कहते हैं स्नैक्स खा लेते हैं, लेट नाइट अगर जाग रहे हैं तो हाँ। स्नैक्स ले आओ, स्नैक्स ले या आओ। फिर अब खाना नहीं खाना, यार खाने की भूख नहीं है, कुछ हल्का सा होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि फ्राइड चीजें ले आते हैं, बिल्कुल और वो ऐसा सेहत ही के है। लिए भी खतरनाक होती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो इससे बच कैसे सकते हैं हम? इससे बच इस तरह सकते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स आपने ऐसी डेवलप करनी होती हैं कि विद टाइम आपकी आदत चली जाए। अब जो आपने देखा होगा जिनको मीठा खाने की या जंक खाने की आदत बहुत मुश्किल से छूटती है, क्योंकि आपको ना कम से कम 30-40 डेज स्ट्रेट ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अदरवाइज़ आपका ब्रेन वही डिमांड कर रहा होता है कि आप वो चीज़ें खाएं और आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स जो उनके आप फील करते हैं वो मिलें। तो इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप बिल्कुल एकदम ना छोड़ें, पोर्शन कंट्रोल से शुरू कर दें। जैसे डिज़र्ट या स्नैक आपने थोड़े पोर्शन में लेना शुरू कर दिया। अपने प्रॉपर मील्स, अगर आप तीनों मील्स टाइम पे लेते हैं और वो फाइबर रिच होते हैं, तो आपको उतनी भूख नहीं लगती जितना हम जैसे फॉर एग्जांपल लोग नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपको 10-11 बजे ना क्रेविंग होगी अनहेल्दी जी, चीज़ों की। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए हुए। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से हाँ। समझ रहे हैं। नहीं, हम लोग नाश्ता करने के बावजूद भी 10-11 बजे इस तरह से आपको भूख लग जाती है भूख कि आप लगना कुछ ना शुरू हो कुछ खा जाती लें। है। हाँ, तो बस आपने उस स्टेप अगर पे आप ना कम लाइक थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता कर लेते हैं कि आप बॉयल एग खाते हैं बस, हाँ, हाँ। और उसके साथ आप वैसे चाय तो हेल्दी नहीं है, फिर भी लेकिन भूख लग चाय जाती फिर भी नहीं, आपको चाय भूख हेल्दी हो लगती है। सकती है, बस आपने टी वाइटनर नहीं ऐड करना, शुगर नहीं ऐड करनी, तो आपको चाय टी वाइटनर क्या है? जैसे हम कॉमनली पाउडर्ड मिल्क ऐड जी, करते हैं powdered ना, milk। हाँ, टी वाइटनर। हाँ, या टी वाइटनर, उसको हम मिल्क इसलिए कहना कम हो गए कि वो बस टी वाइटनर है, उसमें मिल्क वाली कोई कॉम्पोजिशन हाँ जी। नहीं है, वो हम बस शुगर्स ही ले रहे होते मतलब हैं। प्रॉपर मिल्क ऐड करें मिल्क ऐड अपनी चाय करें, में, हाँ। और चीनी ना डालें, चीनी ना तो वो डालें, चाय हेल्दी हो जाएगी। तो वो चाय तो डॉक्टर चीनी के साहब, बगैर तो पीते हैं वैसे हम। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो ये बताइएगा, ये हेडोनिक अगर किसी को हो जाए तो ये कितनी डेंजरस हो सकती है? डेंजरस इस सेंस में कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है आप वो वाली कैलोरीज भी ले रहे हैं। एक तो कैलोरीज भी इजाफी हैं, दूसरा उनकी टाइप अक्सर जो हम बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेस में या स्नैकिंग में कोई हेल्दी फूड ले, चाहे हम सही बात जितना है। भी जंक फूड, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, Exactly. फैट में हाई, तो वो क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन ख़राब होने लग जाती है, फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, फिर आप बहुत सारी बीमारियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। Obesity? ओबेसिटी तो सबसे पहले आ गई ना कि आपका वेट ही बहुत ज़्यादा हो गया आपकी हाइट के हिसाब से। स्टमक इश्यूज इसकी वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे हैं, उस तरह से प्रोसेस नहीं हो रहा। फिर इनमें फाइबर कम इन टाइप के फूड्स में होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, अल्टीमेटली आपका जीआई ठीक नहीं है तो आपकी स्किन पे इफेक्ट आ रहा है, सही। हार्मोनल डिस्टर्बेंस इससे लिंक्ड है। यानी आप देखें कि ये सेंटर पॉइंट है, और अब रिसेंटली उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कि यानी वो जब Exactly. शुरू हो जाती है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो आपको शुगर की तरफ, ब्लड प्रेशर की तरफ, यानी मल्टीपल मसले इससे अटैच तो हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा वल्नरेबल है एज ग्रुप इस मर्ज के लिए? अब तो आप देखें कि हर एज ग्रुप वल्नरेबल है, और हर क्योंकि जेंडर में? हर जेंडर है, क्योंकि अब आपने देखा होगा बच्चों में ओबेसिटी, हम अक्सर क्लिनिक में देखते हैं कि छोटे बच्चे भी आए हैं ना तो उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन, जैसे हाइट उतनी नहीं बढ़ी लेकिन पेट निकला हुआ है, जी, क्योंकि जी। हमारी टाइप ऑफ डाइट चेंज हो गई है। हमने वो इतनी प्रोसेस्ड चीज़ें लेनी शुरू कर दी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर, सॉल्ट है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो हमारी ग्रोथ अच्छी करें, बल्कि हमें एक्सेस कैलोरीज जो है ना वो वेट गेन की तरफ डॉक्टर साहब, लेके मुझे जा रहा है। आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई, जो चीज़ जितनी हेल्दी है वो उतनी टेस्टलेस क्यों होती है, और जो चीज़ जितनी अनहेल्दी है वो उतनी टेस्टी होती है? अच्छा नहीं, यही तो ऐसा बात है। ऐसा ना, क्योंकि
बहुत अरसा ये कॉन्सेप्ट रहा है कि डाइट थोड़ी ड्रॉनी किस्म की डाइट बन के रही है कि अब अगर आप डाइट पे हैं तो आपने शायद से बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी है या ऐसे ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है। हम ट्राई तो बड़ी कर रहे हैं इसको चेंज करने की कि आप हेल्दियर फूड बोरिंग नहीं हो सकता, बल्कि आप खाना शुरू करें, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव रहना शुरू करती है कि आपको ना वो फील नहीं होता। जैसे कम फैट में, जैसे आप चिकन है, एग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बॉयल करके ही लेने हैं, आप इनको ग्रिल, स्टीम, एयर फ्रायर बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया। इसके अलावा कुक भी ऐसे करें जो कम फैट में करें तो वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन क्लोजर टू नॉर्मल रहना अच्छा है। जो बहुत ज़्यादा हम बाहर का खाना खाते हैं, हमें उसकी कॉम्पोजिशन का नहीं पता होता। ये हेडोनिक का तो आप बता रही है ना कि ये वो मर्ज है कि जिसमें आपको भूख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फॉर प्लेयर आप खा रहे हैं, प्लेयर ईटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खाने के फौरी बाद भूख लग जाती है, लाइक जिन्हें बहुत भूख लगती है। हाँ 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 हाँ। अब देखिए ना, जब हमने एक लंबे टाइम के लिए ज़्यादा खा लिया तो हमारा स्टमक जो है ना वो इलास्टिक है, उसकी कैपेसिटी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को इसी तरह आप देखें कि जो 3-6 महीने डाइट करते हैं, कंट्रोल डाइट करते हैं, उनको फिर आदत हो जाती है उस प्लान की कि वो थोड़ा कम खाना शुरू कर देते हैं। फिर हम यूजुअली ये करते हैं कि हमारे एक तो हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, तेज़ी से बहुत तेज़ी से खाते हैं, उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, यानी हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्लो नहीं है, और ज्यादातर हम टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं और हम तब तक खा रहे होते हैं जब तक हमारी बस नहीं हो जाती। इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बच ऐसे सके, एक तो अपनी टाइप ऑफ डाइट ऐसी करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। ठीक है। जैसे रोटी का इस्तेमाल, जैसे आप होल व्हीट का इस्तेमाल करें या मिक्स्ड फ्लोर के रोटी लेना शुरू करें। सैलड ज़रूर ऐड करें अपने हर मील में। इसके अलावा जब आप फाइबर ज़्यादा कर देते हैं ना तो आपकी बॉडी उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करती है। जब हम बिल्कुल बर्गर लगा लें, जैसे अब बंस हैं या इनकी आधी प्रोसेसिंग तो बॉडी से बाहर ही हो गई हुई है ना, प्रोसेस्ड फूड है, तो वो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी उसका कोई ऐसा फाइबर प्रोसेसिंग का टाइम नहीं मिलता, एनर्जी उस तरह से नहीं मिलती, एनर्जी भी नहीं मिलती और वो बहुत जल्दी डॉक्टर साहब फास्टिंग काम करती है इस मामले में? करती है और कितनी नॉर्मल रूटीन में करनी चाहिए अगर आपने फैटलेस रखना है जिस्म? हाँ, आप कुछ महीनों बाद जैसे कुछ अरसे के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। हमारे पास तो बड़ा अच्छा मौका आता है कि साल में एक दफ़ा हमारा पूरा फास्टिंग वाला मंथ आ जाता है, वरना अब इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। वो एक दफ़ा आपका 16 आवर्स के लिए 16 आवर्स भी कर सकते हैं, 16-8 भी कर सकते हैं, 14-10 भी कर लेते हैं। बस उसमें भी हम यही गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा ना करें कि पूरी सुबह खाली गुजार लें, यानी शाम अर्ली डिनर करें, लेट ब्रेकफास्ट करें, तो इस तरह करके अपनी रूटीन बनाएं। कुछ लोग ऐसे करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी पूरी सुबह फास्टिंग है, रात को पूरा जंक खाते हैं, तो हमें साथ साथ उसके टाइप ऑफ डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो यानी अब इससे बचने के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी? नहीं, 3-4 चीज़ें। एक तो ये कि आप अपने प्रॉपर मील्स लें अपने टाइम पे, उनमें आप 3 मेन मील्स, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, छोटे छोटे स्नैक्स दरमियान में लें जो हेल्दियर हों। नट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट हो गए, मिल्क या योगर्ट का इंटेक कर लें। तो नट से भी आपका वेट गेन होता है? नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ आप एक्सेस में खाएं तो कैलोरी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम खाने से भी आपका वेट गेन। तो शुगर तो आप थोड़ी भी लेते हैं तो आपकी कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं। तो शुगर मैक्सिमम कितनी लेनी चाहिए? अगर आप वेट कम कर रहे हैं फिर तो बिल्कुल ही कम कर दें। अगर आपने घर में जैसे चीज़ों में ऐड करें, ब्राउन शुगर है या वाइट शुगर ऐड कर रहे हैं, 3-4 स्पून से ज़्यादा कोशिश करें दिन में। डॉक्टर साहब, शुगर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव है कुछ? लाइक कुछ लोग हनी कहते हैं कि ये शक्कर हनी है, खजूर है। अगर आपका टेस्ट, जब तो बहुत वेट रिस्ट्रिक्शन करनी हो तब तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर पे कुछ देर ले जाते हैं। जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं छोड़े जा रहे हैं, आप टीनेज में वेट कम कराने का डाइट प्लान दे रहे हैं, तो आप उन्हें कहते हैं चलें डाइट पे शिफ्ट हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कट डाउन करेंगे। इसके अलावा ब्राउन शुगर कदरे बेहतर है वाइट शुगर से, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा फाइबर कंटेंट उसका ज़्यादा है। फिर हनी है, डेट पाउडर बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं उसके ऑल्टरनेटिव में, और कुछ जब आप छोड़ते हैं ना, इन ऑल्टरनेटिव्स पे आते हैं तो आपको उनकी आदत हो जाती है। आई नो ये बहुत मुश्किल स्टेप लग रहा होता है कि हम चीनी छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। चीनी मोस्टली चाय में पी जाती है, चाय में आप या डिजर्ट्स में ऐड कर लेते हैं। कुछ तो इतनी हमें हैबिट चेंज करनी है, कुछ लोग तो फ्रूट चाट में भी शुगर ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इवन दूसरी चाट में भी होता है, कुछ लोग नहीं करते ज्यादातर। और दूसरी चाट जो है चना चाट, इनमें भी शुगर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट। तो जहाँ नेसेसरी ना हो वहाँ नहीं यूज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोइना साहिबा, और उम्मीद है कि सबको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी कि आपने अपना हेडोनिक किस तरह से खत्म करना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी हीरोज की। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कौमी हीरो मौजूद हैं
जो गुज़श्ता 14 साल से मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिंध की सकाफ़त और तहज़ीब और इसकी खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ये ऐसे हीरो हैं जिनका ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से है, जो बेपनाह मुश्किलात के बावजूद एक छोटे से गांव से उठे और अपने प्यारे वतन के लिए कुछ करने की ठानी, अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए उसके ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मनवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमेनुअल गुड्डू की, जिनका ताल्लुक़ सिंध के इलाके मीरपुर ख़ास से है और वो फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। इस वक्त प्राइड ऑफ पाकिस्तान एमेनुअल गुड्डू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल एमेनुअल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, सुनो टीवी का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। एमेनुअल, आपका शुक्रिया कि आप पाकिस्तान की खूबसूरती को इस तरह से उजागर कर रहे हैं। तो अपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ ये? जी, मेरा सफ़र शुरू हुआ 2010 से, जबकि सिंध के अंदर जो एक फ्लड आया हुआ था, और तब मैंने एक लोकल एनजीओ के लिए जॉब स्टार्ट की और उन्होंने मुझे कैमरा थमा दिया कि जाओ और फ्लड से जो मुतासरीन लोग हैं उनकी फ़ोटोज़ लो। तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ लेना शुरू की और वो अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते और कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत फेमस हुई, बल्कि वायरल हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस कैमरा को अपने सिंध के लिए पॉजिटिव यूज़ करूँ। और मैं अक्सर जब गूगल सर्च करता था तो सिंध, अगर पाकिस्तान की बात आए तो ज़्यादातर जो फ़ोटोज़ थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ की थी। जी। पाकिस्तान की बहुत सिंध के अंदर अगर बात करें तो बहुत कम जगहें थी जिनकी तस्वीर नेट पे थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंध घूमूं, सिंध का कल्चर दिखाऊं, यहाँ का हेरिटेज दिखाऊं, और तब से मैंने 2010 से ये अपना सफ़र स्टार्ट किया। अच्छा, हमें ये पता चला है एमेनुअल कि आप मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी मेहनत मजदूरी भी की गई आपकी जानिब से, आप दीवारों पर रंग भी करते थे, चूने का काम भी करते थे। फोटोग्राफी का शौक़ जो है वो कैसे पैदा हुआ? आपने समझा एक दफ़ा तो आपने आगे ना, लेकिन उसके बाद फिर कैसे सोचा कि मैं अब इसी काम को लेकर आगे बढ़ूँगा? फोटोग्राफी का शौक मुझे बचपन से था। मेरे मामू जो थे उनके पास एक कैमरा था छोटा सा, जो पुराने रोल वाले कैमरा थे। तो मैं अक्सर उनसे कैमरा लेकर और शादी ब्याह की जो अपने रिश्तेदारों की फ़ोटोज़ होती थी शादी ब्याह की, वो खींचता था। तो तब से मुझे शौक था, लेकिन मेरे पास अपना कैमरा नहीं था, हालात कुछ ऐसे नहीं थे और हम काफ़ी, तब हमारे हालात सही थे। कभी कभी हम मिर्ची में रोटी खा रहे हैं, कभी प्याज में खा रहे हैं, तो इस तरह से हालात थे। तो जब आस्ते आस्ते मैं एनजीओ की जॉब मैंने शुरू की, उससे पहले मैंने मजदूरी भी की, चूना भी किया मैंने, उसके बाद मैंने एक मोबाइल मार्केट में भी काम किया। तो हालात तब सही नहीं थे। तो उसके बाद 2010 से जब मैंने एनजीओ में काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे कैमरा दे दिया और तब से मुझे शौक हुआ, मैंने क्यों ना, कैमरा तो आ चुका है तो कोशिश करूँगा इसको अच्छी तरह से यूज़ करूँ अपने काम के लिए भी और अपने वतन को प्रमोट करने के लिए भी। ये तो बहुत अच्छी बात है एमेनुअल। कच्ची कोली। जी बताएं, कंटिन्यू करें आप। हाँ, मेरा ताल्लुक जो है वो कच्ची कोली कम्युनिटी से। ये सिंध के अंदर मोस्टली रूरल एरियाज़ में रहती हैं और ज़्यादातर इस कम्युनिटी में लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं और मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ। तो आप ये भी साथ, इसलिए जितनी भी आपकी फोटोग्राफी देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, ये ज़्यादा देही इलाकों की है। जी हाँ। तो एमेनुअल, क्या आप फोकस करते हैं? आप जहन में क्या चल रहा होता है जब कैमरा सामने होता है? क्या सोच के घर से निकलते हैं? किस तरह से काम की शुरुआत करते हैं? काम की शुरुआत इस तरह से होती है कि पहले तो मैं जब सोशल मीडिया पे फोटोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ तो लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारे गांव के पास इस तरह की पुरानी बहुत खूबसूरत मस्जिद भी है, या हमारे गांव के पास इस तरह से पुराना एक मंदिर भी है, या हमारे गांव में जो कम्युनिटी है उसका कल्चर फ़र्क है तो उसको भी आप कैप्चर करें। तो मेरे जहन में घूम रहा होता है कि यार हर रोज़ मैं दुनिया को कुछ ना कुछ दिखाऊँ कि मेरा वतन, मेरा जो सिंध सूबा है वो कितना खूबसूरत है, यहाँ कितने कलरफुल लोग कपड़े पहनते हैं, उनके जेवर कैसे, उनकी रिहाइश कैसी है। तो जब भी मैं उठता हूँ तो ज़हन में कुछ घूमता है कि आज मैं क्या करूँगा और मतलब आज ये मैं क्या जो लोगों को फोटोज हम दिखाऊं। अपने टीवी स्क्रीन पर आपकी दिखा रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने तस्वीरें खींची हैं और वाकई लग रहा है कि बड़ी प्रोफेशनल फोटोग्राफी और जहन में क्लियर विजन के साथ ये तस्वीरें खींची गई हैं। तो पहले आपको मुबारकबाद, और फिर हम अपने नाजरीन को भी ये बताते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और अगर आप भी कुछ करना चाहें तो आप भी अपना नाम बना सकते हैं। तो एमेनुअल, अब आपने अपनी कम्युनिटी से निकले, आपने ट्रेंड चेंज किया, आपने एक मुख्तलिफ फील्ड अपनाई, तो कैसा फीडबैक आ रहा है? हीरो के तौर पर तस्वुर किया जाता है अब आपको? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी लोग जहाँ भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और मोबाइल्स में मेरी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे होते हैं कि इस तरह से हमारे एक कम्युनिटी से ये बंदा है
ये लड़का है जो कि हमारी कम्युनिटी को और पूरे सीन को प्रमोट कर रहा है। तो काफ़ी जगह जाते हैं लोग, कहते हैं यार सेल्फी खिंचवाओ या हमारे साथ एक वीडियो बनवाओ। तो काफ़ी लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि यार आओ क्या हमारे बात साथ है। लंच करो या हमारे साथ डिनर करो, हमारा गाँव विजिट करो, हमारे गाँव के शॉट्स लो। तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी किसी ने आपको मैं बुलाया कि हमारी शादी अपने है, शादी का सही ट्रैक फंक्शन पे है, जा उसको रहा हूँ। आके कवर करो? जी हाँ, मुझे काफ़ी काफ़ी दफ़ा ऐसे लोगों ने कहा, क्योंकि मैं जो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ इस वक़्त, सही में आपको बताऊँ कि इसमें यहाँ इतनी इनकम नहीं है, ना सही। कोई ख़ास सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार आप शादी-ब्याह की फ़ोटो क्यों नहीं करते? मुझे इतने लोग इनवाइट भी करते हैं, लेकिन मेरा वो शौक नहीं है और वो इक्विपमेंट्स भी मेरे पास नहीं है, और वो उसके लिए एक बंदा एक ट्रेन्ड होना चाहिए ना। तो मेरा वो शौक भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं सही कर रहा हूँ। ख़ैर अच्छा थोड़ा मैनुअल, हम खाऊँगा देख लेकिन रहे हैं अच्छा कि जो खाऊँगा। पिक्चर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ली गई हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आपने बनाई हैं और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, अपने सूबे को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत होती है, तो कैसे अफोर्ड किया आपने ये कैमरा? कितनी मुश्किलात के साथ लिया? किस तरह से पैसे इकट्ठे किए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास अपना कैमरा नहीं था। मैं एनजीओज़ का कैमरा यूज़ करता था, और 2020 तक मैंने 2010 से 2020 तक का जो सफ़र था वो मैंने एनजीओज़ के कैमरे से काम किया, सारा सीन को प्रमोट किया जहाँ भी मैं जाता था। और कैमरा अभी तक भी मेरे पास अपना नहीं है, जो कैमरा है वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। और ओह, जो मेरे पास ड्रोन है वो भी किसी ने गिफ्ट दिया है मेरे काम को देखकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर। और मुझे खुशी होती है कि अब जो है वो काफ़ी एम्बेसीज़ हैं जो मेरा काम शेयर कर रही है। और बाकी अगर आप बात करेंगे मेरे सफ़र की, तो ऐसे भी हालात आए हैं कि मैंने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर सफ़र किया कि यार वहाँ फलानी जगह पर बहुत खूबसूरत एक हेरिटेज है और वहाँ मैंने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है पेट्रोल तो के। फैमिली ने आपको और मैं सपोर्ट अपनी किया बाइक कि निकालता तुम और जा उससे रहे पैसे हो, निकालता। इतना पैसा भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्यों ये काम कर रहे हो? फैमिली की जाने से सपोर्ट मिली या फिर उन्होंने मना किया? हाँ, फैमिली की शुरू में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। कहते थे कि बस ये आवारा हो गया है, धूप में, गर्मी में घूमता रहता है और बस इसका यही शौक है, पता नहीं कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा। लेकिन आस्ते-आस्ते जब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया और प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एज़ाज़ से मुझे नवाज़ा गया, उसके बाद और भी काफ़ी प्रोजेक्ट मिले, तो अब फैमिली बहुत खुश है, सैटिस्फाई है कि इसका ये जुनून है, इसका पागलपन है। और आपको एक और बात पता चलूँ कि 2020 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है। और उसके अच्छा। बाद से मैंने सोचा कि शायद मैं उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ जाऊँगा, लेकिन उसके बाद शायद मैं पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा हूँ अभी, ज़्यादा घूमने लगा हूँ, ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचने लगा हूँ। हमारी दुआएं मैनुअल, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे टैलेंट की पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो पाकिस्तान रियल का हीरो है पॉजिटिव और पाकिस्तान बिल्कुल का। रियल इमेज दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो जाते जाते हमारे नाज़रीन को अपने फ्यूचर गोल्स भी बताते जाएं, आप मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं आगे? बस मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं इसी तरह से पाकिस्तान को प्रमोट करता रहूँ और दुनिया को दिखाऊँ कि मेरा वतन कितना खूबसूरत है। और मेरा एक छोटा-सा पैगाम भी है सबके लिए कि हम जी। अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ना कुछ हिस्सा हम अपने मुल्क के लिए भी हम पॉजिटिवली करें। कि दुनिया को ज़बरदस्त। बताएँ कि हम पाकिस्तानी कितने मेहनती हैं। और बड़ी हम खूबसूरत कितनी बात। मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। बहुत शुक्रिया आपका मैनुअल, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप हमारे हीरो हैं और मजीद काम करें, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान, बिल्कुल, और शहरबानो, खूबसूरती ऐसा ही है की मेरा तो पाकिस्तान। इंतहा है पाकिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के लोगों की बात करें वो बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स की बात करें वो बहुत खूबसूरत जी, हैं, बिल्कुल। पहाड़ों की, दरियाओं की, मंजरों की बात करें तो पाकिस्तान वैसे ही बड़ा प्यारा है। तो इसी से मुझे याद आया नूर महल। नूर महल का जिक्र करते हैं जी। जोग्राफियाई एतबार से ना सिर्फ मुनफरिद अहमियत का हामिल है पाकिस्तान, बल्कि कुदरती वसाइल से, हुस्न की माला दौलत माल से है। माला माल है। तो वैसे तो दुनिया में ताजमहल समेत कई ऐसे महल्लात हैं जिनका जिक्र आपने सुना होगा, कुछ देखे भी होंगे, मगर बहावलपुर का नूर महल जिसका कोई सानी नहीं है, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। खूबसूरत। 150 साल गुजरने के बावजूद अपनी पूरी आबोताब के साथ शहरबानो खड़ा हुआ है, दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नूर महल को देखकर तो रूह पर एक सहर तारी होता है और वसी बिल्कुल ऐसे ही सब्ज़ाज़ार में अजीम। खड़ी ये इमारत जादुई कशिश रखती है। इसकी तामीर में इस्लामी खदोखाल के साथ साथ इटालियन तर्ज का इम्तजाज भी है। ये मोहब्बत का प्याम और कारीगरी का मुंह बोलता शाहकार है। और 20वीं सदी के आगाज़ में तामीर होने वाला ये जुदागाना इमारत इंतहाई खूबसूरत, रंगीन कारीगरी का एक खूबसूरत सबूत है। महल की छतों के साथ बड़े पैमाने पर फानूस हैं, जमालियाती तौर पर मार्बल लगे हैं, टाइल्ड फर्श है, कशादा हॉल है। ये फ़न तामीर का एक शानदार काम है जो तारीख से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कहा यह जाता है कि ये महल नवाब सादिक खान ने बनवाया था।
जो चहारुम थे और अपनी बीवी के लिए उन्होंने बनवाया था। उनकी बीवी के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ एक दफ़ा वो महल में आई और उसके बाद वो कभी महल में नहीं आई। इस महल की तामीर में रोशनी और हवा का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। सीढ़ियाँ जो हैं वो तहखाने तक बनाई गई हैं, तहखाने में और इसमें जेल बनाई गई थी। और ये कहा जाता है कि तहखाने में इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया, इतना हवादार इंतज़ाम है कि वहाँ पर गर्मी का एहसास तक नहीं होता। और जो तामीर इसकी की गई थी वो इटली, जर्मनी और फ्रांस से इंजीनियर्स बुलवाए गए थे, तो उन्होंने आकर इसकी सारी तामीर की। इसमें सूरज की रोशनी दाखिल होने के लिए रास्ते रखे गए हैं। महल के मरकज़ी हॉल में नवाब के बैठने के दरबार के ऐन ऊपर शीशे की दीवार है, और जहां शीशों को इस कदर महारत से लगाया गया है कि हर कोने में रोशनी पहुंचे। इस महल में कीमती फर्नीचर जो है वो इटली से मंगवाया गया था। खूबसूरत तरीन ये महल है। ये महल बनाया गया है जी, और यहाँ पर ये जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म के लिए यहाँ पर साउंड एंड लाइट दिखाया जाता है। और ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं साउंड एंड लाइट शो के, जिसमें तारीख़ पाकिस्तान के जो अहम अदवार हैं वो दिखाया जाता उनको है। उजागर किया गया है। और आज़ादी तक मेरे ख्याल से इसको दिखाया जाता है, यानी नवाब के जो नवाब के सारे दौर थे वो दिखाए जाते हैं, और फिर आज़ादी तक 1947 तक इसको दिखाकर एहतमाम पजीर होता है ये शो। और ये हफ्ते में 2 दिन दिखाया जाता है। लाइट्स एंड साउंड शोज़ को कहा जाता है। बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं ये मनाज़र, इंतहाई दिल को छू देने वाले मनाजिर, और लाइव देखने का तो मज़ा कुछ और ही होता होगा। डेफिनेटली जी, बड़ी खूबसूरत ये इमारत है। और ये बादशाह जो है, जो यहाँ पे ये नवाब साहब ने ये जो बनाया, उन्होंने अपनी बेगम नूर के लिए ये महल बनाया। और उनकी बेगम सिर्फ एक दफ़ा आई, मुझे तो ये सोच कर ही दिल पर लगा कि अच्छा इतना बड़ा महल बनवाया और बेगम सिर्फ एक दफ़ा आई और उसके बाद कभी यहाँ पर नहीं आई, जबकि बाकी लोग यहाँ पर आते रहे। और अब तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं। मेरी अपनी फैमिली यहाँ पर गई थी, विजिट किया था उन्होंने, और काफ़ी तारीफ़ें की गई। ये खूबसूरत महल है। तो एक इससे मिलता जुलता महल है जहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा भी बनाया गया था। सही जी। तो हम ये इमारतें, तारीखी इमारतें, जो खूबसूरत इमारतें पाकिस्तान की दिखाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, अब हम ख़ानदानी इक़्तिदार की बात करेंगे। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़ानदानी इक़्तिदार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद ख़ानदान की अहमियत को उजागर करना है, ख़ानदानी ज़िंदगी को मजबूत बनाना है, ख़ानदानी निज़ाम में मौजूद खराबियाँ दूर करना, और इसी हवाले से एक आम आदमी को जो शऊर है वो देना है। लेकिन या हम ये देखते हैं जी कि पाकिस्तान के जो ख़ानदानी इक़्तिदार और निज़ाम है उसमें क्या बेहतरी है और वो किस तरह से फ़ायदेमंद है, उस पर हम बात करेंगे। मगरिब से वो कितना मुख्तलिफ है, मगरिब के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे मुकाबला किस तरह से कर रहा है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको। अगर जैसे कि अजीम ने स्टार्ट में कहा कि दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनसे अगर हम पाकिस्तान का मुआवजा करें तो किस तरह से है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान बड़ा दिलचस्प है जी। और मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जो फैमिली पे यकीन रखता है और समाजियात पे बल्कि यकीन रखता है, और किसी दर्जे पे मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि जो इंसानियत पे यकीन रखता है उसके लिए बड़ा दिलचस्पी का मौजू है। और यकीनन इसकी इस अहमियत की वजह से ही अर्ली 80s के अंदर हमें नज़र आता है कि यूनाइटेड नेशन जो है उस ज़माने में, जबकि दुनिया के सारे जदीद ममालिक एक बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ख़ानदान को एक उलझन और एक बंधन, एक जंजीर समझते हुए उससे आज़ाद होने के लिए तहरीकें चला रहे थे, एन उस वक्त दुनिया के जो जहन थे उन्होंने आपस में मिल बैठना मुनासिब समझा, और फिर उसके बाद ये तय किया कि जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ज़ाहिरी तरक्की के बावजूद असबाब, वियन, हिकमत अमली और बेहतरीन नताइज हासिल करने के बावजूद वो जो सोसाइटी का सोशल फैब्रिक है वो जिस बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो रहा है, और फ़र्द जिस तरह नफसियाती आर्ज़ों का शिकार होता जा रहा है, और उस अल्टीमेटली सारी जिद्दोजहद का हासिल तो ये था ना कि इंसान की ज़िंदगी पुरसुकून होना शुरू हो। तो उन्होंने ये देखा उस ज़माने में कि सारी तरक्की के बावजूद इंसान वसाइल के अंबार इर्द गिर्द होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं हासिल कर पा रहा। तो उसकी जो चंद बड़ी वजूहात थी उनमें से एक उनको ये नज़र आई कि ख़ानदान के साथ वाबस्तगी ही इंसान की ज़िंदगी के अंदर सुकून की एक, जिसे कहते हैं ना, अलामत के तौर पर शामिल हो सकता है। सो इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अर्ली 80s के अंदर उन्होंने एक पूरा साल जो है इसके लिए मुख्तस किया पहले, और 89 जो था उसको पूरे साल को फैमिली वैल्यूज़ के लिए वो किया, और फिर 1993 के अंदर यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर बाकायदा एक करारदाद पेश हुई कि अब हर साल
15 मई जो है उसको हम इसके दिन के तौर के ऊपर जो है वो मनाएंगे। और यकीनन उसके साथ फिर ये हुआ कि वो जो जदीद दुनिया, जैसे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और उर्फ़ आम में जिसे हम जदीद दुनिया कहते हैं, और किसी हद तक अपने बहुत सारे मामलात में वो बहुत जदीद दुनिया है भी, और दुनिया भर की जो बाकी अक़वाम हैं वो उनसे सीखने की कोशिश करती हैं। उन्होंने इस दिन की सेलिब्रेशन के हवाले से बड़ा एहतमाम किया और इसको अपने यहाँ राइज करने की कोशिश की, और गोया उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जब हम देखते हैं तो वो एक अंदाज़ में आज एक बड़ी तादाद में वहाँ में ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो दोबारा जो घराने की तकसीम है और घराने की जो एक तरतीब है उसको दोबारा सोसाइटी के अंदर राइज करने के हवाले से जो है वो मुतहर्रिक होते हुए नज़र आते हैं, अवेयरनेस देते हुए नज़र आते हैं। और वहाँ की सोसाइटीज़ भी अब फैमिली वैल्यूज़ को और फैमिली को बड़ी इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गई हैं, और दोबारा से वो क्योंकि उन्होंने ये राज पा लिया है कि जो इंसान अपनी तरक्की जो है वो तो इनफरादी हैसियत में भी वसाइल के साथ कर सकता है, लेकिन वो हकीकी खुशहाली जिसका बुनियादी उनसर सुख हुआ करता है, राहत हुआ करता है, तमानियत जिसे हम इत्मीनान कहते हैं वो हुआ करती है, वो जब तक आप एक घराने का हिस्सा नहीं होते उस वक्त तक आप तक नहीं पहुँचती। डॉक्टर साहब, अब सवाल यही है बुनियादी तौर पर, हमारे समेत हमारे नाजरीन की भी आप रहनुमाई करें इस हवाले से कि फैमिली वैल्यूज़ होती क्या हैं, क्या होनी चाहिए? फैमिली फैब्रिक जो है ना, उसकी जो सोल है, जो उसकी बुनियाद है, वो बुनियादी तौर पर खैर खाई है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हाँ जी, ऐसा जब खैर खाई आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, जब मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हो गया कि मेरे इस एक छत के नीचे रहने वाले बाकी सब लोगों के साथ मेरे मामलात, नज़रियात, मामूलात कुछ भी हों, मेरी ज़रूरतें सहूलतें जिस अंदाज में भी उनके साथ चल रही हूँ, लेकिन मेरे और उनके दरमियान एक ना ख़त्म होने वाला खैर खाई का रिश्ता मौजूद है। तो वो खैर खाई का रिश्ता मेरे अंदर एक एहसास पैदा कर देता है हमदर्दी का, खिदमत का, मोहब्बत का। ये जो हमदर्दी है, मोहब्बत है, यही अगले दर्जे पे जाकर खिदमत और फिर उससे अगले दर्जे पे जाके अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का जज्बा आपके अंदर पैदा करती है। इशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि आसानी पैदा करने की दुआ इसलिए मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें आसानियाँ पैदा करने वालों में शामिल फरमाए, इसलिए कि जो शख्स आसानी पैदा करने के लिए मुंतखब कर लिया जाता है उससे पहले वो मोहब्बत करने के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। और इंसानी ये जो मुआशरा है इसकी बुनियाद इस तरतीब पर है कि इसको अल्लाह ताला ने बनाया इस अंदाज में है कि जब इसके अंदर मोहब्बत मौजूद होती है और फिर उस मोहब्बत में बाहमी एहतराम का दर्जा आना शुरू होता है। आप ये देखें ना कि फिर मुझे बिल एहतमाम इसकी मिसाल देना पड़ती है कि दीन रहमत ने हमें जो निज़ाम अता किया मुआशरे की शक्ल में, घराने की उसकी जो बुनियाद है वो फ़र्द तो है ही है, लेकिन दीन जब किसी उस मामले में मुखातिब होता है घराने के तौर पर तो वो बुनियादी तौर पर पूरे मुआशरे के लिए एक बात होती है, लेकिन मुखातिब किसको करता है? घराने को करके। इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र में दीन ये समझता है और हमें ये पैगाम देता है कि अगर आपका घराने का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद आपके मुआशरे का निज़ाम जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखें ना कि इस घराने के फैब्रिक के अंदर कैसे खूबसूरत रिश्ते मौजूद हैं। कुछ रिश्ते आपसे बड़े हैं जिनके साथ आपने एहतराम से ताल्लुक़ कायम रखना है, कुछ आपसे छोटे हैं जिनके साथ आपने शफ़क़त का सलूक रखना है। बड़ों के एहतराम के सबब से जब आपके दिल में हकीकी तौर पर अपने से बड़ों, यानी इस्तारे के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वैसे तो उसमें दादा दादी, नाना नानी और कज़न, चचा वगैरह, चचा मामू वगैरह वो सब लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन अगर आप बड़े के तौर पर वालिदैन को ही घर के अंदर लें और वाक़तन आपके दिल के अंदर एहतराम मौजूद हो ना, तो फिर आपको उनकी तल्ख बात नज़र नहीं आती है। वो आपके और उनके दरमियान जनरेशन गैप के नाम पर इख्तलाफ पैदा नहीं करती है और इख्तलाफ मुखालफत में तब्दील नहीं होता। इसी तरह आप अपने से छोटे जो हैं उनके साथ आपको उनकी नापसंदीदा बात, उनकी गैर मुतवक्को बात, उनकी गैर मुतवक्को तनकीद आपको इसलिए बुरी नहीं लगती क्योंकि आपके लाशऊर में पुख्ता है कि हम जिस रिश्ते में आपस में जुड़े हुए हैं उसमें मेरी जिम्मेदारी इसके साथ हर हाल में शफकत और रहनुमाई वाली होनी चाहिए। इस्लाम में खानदानी निज़ाम का तस्वर क्या है? वो यही जो आप बता रहे हैं, बड़ा बराह रास्त सा है। इस्लाम ये कहता है कि ये घराने का निज़ाम बेसिकली एहसान का निज़ाम है। एहसान का निज़ाम का क्या मतलब है कि जिन्होंने आप पर एहसान कर रखा है उनके साथ भी आपने उसने सलूक करना है, और जो लोग आपसे छोटे हैं उनके साथ भी आपका एहसान वाला ताल्लुक़ होना चाहिए। यानी वो लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की, आपने उनका भी एहतराम करना है और अमली तौर पर पूरी दयानतदारी के साथ उनके लिए आसानी और खुशी के असबाब पैदा करने हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो आपसे बाद आने वाले हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे लगा दी गई है, वो औलाद की शक्ल में है, छोटे बहन
भाइयों की शक्ल में हैं, उनकी जिम्मेदारियों को आपने एक उस अंदाज में पूरा करना है जैसे आपसे पहले वालों ने पूरा कर रखा है। तो ये कितना खूबसूरत निज़ाम है। आप ये देखें ना कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके वालिदैन पर आ जाती है। जो इस्लामी निज़ाम का जो तस्वुर है ना घराने का, उसके अंदर जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश से पहले वालिदैन पर अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी आयद कर देता है कि वो उसके लिए असबाब इकट्ठे करें, उसके मामलात, उसकी आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाएं, उसकी ज़िंदगी के जो मुमकिन तौर पर चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके ज़माने के जो मुमकिन तौर पर चैलेंजेस हो सकते हैं। मैं ये बात बड़े बिल तमाम ये बात आपसे आपके सामीन और नाजरीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ ज़रूरतें जो है ना लम्हे मौजूद की उसके हवाले से हम समझते हैं कि बच्चों की ज़ाहिरी ज़रूरतें पूरी कर देने से घराने का हक़ जो है वो अदा कर दिया जाता है या वालिदैन अपने फ़राइज़ जो है वो पूरे कर चुकते हैं। ये भी एक अहम बात है। लेकिन दीन रहमत तो इतना दूर तक देखने वाला दीन है कि वो ये कहता है कि आपके बच्चे के जो आने वाले ज़माने की ज़रूरतें हैं आप वालिदैन की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो उनका एहतमाम भी अभी से करें। तो अब आप खुद सोचिए कि आज का जो बच्चा जो आंख खोल रहा है उसकी 20-25 बरस बाद के जिस ज़माने में उसने पहुंचना है उस वक्त के क्या तकाजे हो सकते हैं। सो आज पैदा होने वाले बच्चे के लिए घराने की शक्ल में वालिदैन पर अल्लाह ताला की जिम्मेदारी आयद करता है कि वो 20 बरस बाद आने वाली जो उसके चैलेंजेस हैं उनके लिए आज से उसके रास्ते आसान करे, उसके असबाब ऐसे उसको फराहम करे कि उसके लिए गोया उन तक पहुँचना जो है वो आसान हो सके, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जाते जाते अगर आप ये भी क्लियर कर दें, जायदादें बना के जाए जी बिल्कुल, लेकिन कौन सी जायदादें जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा करते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की तरफ से औलाद को जो कुछ पहुंचता है वो माल की शक्ल में हो, असबाब की शक्ल में हो, नाम की शक्ल में हो, मकाम की शक्ल में हो, शोहरत की शक्ल में हो, ये सारी बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन सबसे तालीम से भी हुजूर ने एक दर्जा आगे की बात ये की कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन से औलाद को पहुंचती है वो बेहतरीन तरबियत हुआ करती है। क्योंकि तरबियत क्या है, तरबियत एक तो अमली आपकी और मेरी आदात का को एक उस्तवार करना है ना, उनको खूबसूरत बनाना है। उससे एक दर्जा पहले मेरी और आपकी ज़हन साजी इस अंदाज में की जाए ताकि हम जब अपने चैलेंजेस के ज़माने में पहुंचे, अमली ज़िंदगी के अंदर पहुंचे तो हम ज़हनी तौर पर इतने मजबूत हों कि अगर असबाब ज़ाहिरी तौर पर कम भी हों तो हम उनके साथ उन चैलेंजेस को जो है वो डील करने की पोजीशन के अंदर मौजूद हों। सो दीन रहमत जो है वो तो एक इतने कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज और इसी वजह से इतना ज़्यादा घराने पर जोर देता है कि जो वेस्टर्न समाजियात के माहिर हैं डॉक्टर जेम्स पीटर वो ये लिखने पर मजबूर है। वो ये कहता है कि मैंने जितना रसूल रहमत के लाए हुए पैगाम को देखा मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा, मुझे यूँ लगता है गोया ये दीन जो है वो आया ही घराने के लिए है, यानी इस घराने को एड्रेस करता हुआ नजर आने वाला दीन है। इसमें जितने भी अहकामात हैं, खा वो शख्सी बुनियादों पर हैं या इज्तिमाई बुनियादों पर हैं, वो सारे के सारे घराने के दरवाजे से होकर आपकी और मेरी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। सो इसलिए आप ये देख लें कि पूरी इंसानी तारीख, इसका सिर्फ एक मज़हब के साथ या इस्लाम के साथ ही ताल्लुक़ नहीं है, आप पूरी इंसानी तारीख में देख लें जब जब किसी मुआशरे के अंदर घराने की रिवायत मजबूत थी ना, जहाँ पर घराना अपनी खूबसूरतियों के साथ परफॉर्म कर रहा था एज एन इंस्टीट्यूशन, तो आप देखें अल्टीमेटली वो सोसाइटी अपने ज़माने की बेहतरीन सोसाइटीज़ में शुमार होती थी। वो मुआशरा अपने ज़माने का बेहतरीन मुआशरा था और उसकी छोड़ी हुई अक़दार बाद के ज़मानों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ी। उसका सबब यह था कि वहाँ घराने ने अफराद को आपस में इस अंदाज में जोड़ा और उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा की कि वो अगले आने वाले जो ज़माने थे उनके लिए मिसालिया बने। सर बहुत खूबसूरत बात आपने कि वक्त खत्म हो गया है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आज के इस प्रोग्राम से मुझे शहरबानों को इजाज़त दें, दोबारा कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।